प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। प्रधानमंत्री ने यात्रा को यादगार बताते हुए कहा, उनके दौरे से दोनों देशों के संबंधों में आएगी और मजबूती। भूटान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों को किया संबोधित। कहा, सहयोग के परंपरागत क्षेत्रों से आगे जाकर स्कूल से स्पेस, डिजिटल पेमेंट से डिजास्टर मैनेजमेंट तक युवाओं पर पड़ेगा इसका सीधा असर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 3 तलाक कुप्रथा को खत्म करने से मुस्लिम महिलाओं को मिला उनका अधिकार। गृह मंत्री ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति से इतने वर्षों से समाप्त नहीं हो रहा था 3 तलाक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा, आतंकवाद को समर्थन करते रहने तक नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बातचीत और अब केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर ही होगी बात। जम्मू कश्मीर में चरणबद्ध तरीके से पाबंदियां हटाने का काम जारी। प्रधान सचिव योजना रोहित कंसल ने कहा, लैंडलाइन सेवाओं को पूरी तरह जल्द से बहाल करने का काम जारी। कहा, और जगहों के अलावा केवल श्रीनगर जिले में ही खोले जाएंगे 190 स्कूल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस हुड्डा ने धारा 370 पर केंद्र सरकार के फैसले का किया समर्थन। कहा, कांग्रेस पार्टी हुई दिग्भ्रमित। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह भूस्खलन और बाढ़, 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भूटान की सफल यात्रा के बाद स्वदेश वापस लौट आए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भूटान के छात्रों में असाधारण चीजें करने की शक्ति और क्षमता है, जो कि भावी पीढ़ी को प्रभावित करेगा। प्रधानमंत्री ने इस दौरान अंतरिक्ष और डिजिटल भुगतान जैसे नए क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का प्रस्ताव भी रखा है। भूटान के रॉयल विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे लगन से काम करने और हिमालयी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने को कहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व के सबसे छोटे विश्वविद्यालय में संबोधन का अवसर कुछ खास रहा। ये रॉयल भूटान यूनिवर्सिटी की छात्रा के भावों से भी साफ झलका। Excellency spoke titled in Prime Minister Modi. This is the first time one of the greatest leaders of the world's largest democracy has come to speak to students of one of the smallest universities. भूटान के रॉयल यूनिवर्सिटी के छात्र अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर काफ़ी उत्साहित हुए। उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री की स्पीच उन्हें मोटिवेट करती है। शिक्षा के क्षेत्र में भूटान के साथ सिर्फ 7 शिक्षा के समझौते नहीं हुए, बल्कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि भूटान के छात्रों के लिए ये बेहतर भविष्य की आने वाले समय में संकल्पना साबित होगी। रॉयल भूटान विश्वविद्यालय में युवाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारत और भूटान के बीच शिक्षा पर आधारित पुराने और नए संबंधों का उल्लेख किया। एजुकेशन एंड लर्निंग हैव बीन सेंट्रल टू दिस टाइज बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इन एंशिएंट टाइम्स, बुद्धिस्ट टीचर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम द ब्रिज ऑफ लर्निंग बिटवीन आवर पीपल्स। वी वेलकम मोर स्टूडेंट्स ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम भूटान in institutions such as नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत और भूटान के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग को नया आयाम मिला है। थिम्पू में दक्षिण एशिया उपग्रह के ग्राउंड स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अब सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए नए क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के चंद्र अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि भूटान के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को इससे फायदा होगा। फॉर अस द स्पेस प्रोग्राम
It's not just a matter of national pride. It is a vital instrument of national development and global cooperation. Through satellites, benefits of telemedicine, distance education, resource mapping, weather forecasts, and even warning of natural disasters will reach even remote areas. It is even a matter of great happiness that young Bhutanese scientists will travel to India to work on designing and launching Bhutan's own small satellite. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भूटान विश्व में राष्ट्रीय खुशहाली के सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भूटान को खुशहाली, सौहार्द, एकजुटता और संवेदना के मूल्यों पर टिके रहने के लिए सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि ये भावना शनिवार को उस वक्त भी झलकी जब बच्चों ने थिम्पू में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। Bhutan's message to humanity is happiness. Happiness which springs from harmony. The world can do with a lot more happiness. Happiness which shall prevail over mindless hate. 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि भूटान के विकास के प्रयासों में 130 करोड़ भारतीय भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार हैं। We are all very happy. We could give what we wanted. We could get what we wanted, mainly in terms of getting heart-to-heart connection. I think the theme of this visit is humane touch. Theme of the visit is a friendly visit. Yes, officially it's called state visit, but from our side and from Narendra Modi, Prime Minister's side, it's a very, very spiritual and friendly visit. ये कदम ताल न सिर्फ तरक्की बल्कि खुशहाली का भी प्रतीक है। विशाल बैरिस्टो के साथ सुधाकर दास और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, थिम्पू, भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा को यादगार बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है, धन्यवाद भूटान, यह एक यादगार दौरा था। इस प्यारे देश के लोगों द्वारा मुझे जो स्नेह मिला उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे वहाँ कई कार्यक्रमों में शामिल होने का सौभाग्य मिला। दौरे के परिणामों से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए भूटान सरकार और वहाँ के लोगों का धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर नाम से एक पुस्तक की रचना की है जो छात्रों को जीवन जीने के तरीकों को बताती है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी की इस किताब की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने अपने भूटानी समकक्ष का फेसबुक पोस्ट के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किताब में साझा किए गए मंत्र बौद्ध ग्रंथों से लिए गए हैं। I was absolutely delighted to read Your Excellency's book titled Exam Warriors, which I believe is full of truths about giving the power to empower. An inspiring phrase that caught my attention from the book was, and I quote, "Discover yourself, experience all that life offers, step out of your comfort zone, do different things and do things differently." अपनी बेटी को एक पिता की सलाह, प्रधानमंत्री की विश्व के युवाओं को जीवन का मंत्र। There is no better time to be young than now. The world today offers more opportunities than ever before. You have the power and potential to do extraordinary things which will impact generations to come. Find your real calling and pursue it with full passion. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर नाम से एक पुस्तक की रचना की है जो छात्रों को जीवन जीने के तरीकों को बताती है। भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले एक फेसबुक पोस्ट भी इस किताब के बारे में साझा की थी। मैंने युवाओं को निर्देशित करने वाली किताब के पन्नों को पलटा। उन्होंने जीवन निर्धारक के रूप में परीक्षा को देखने वाले लोगों के विचारों का खंडन किया है। व्यक्तिगत किस्सों से गुथी किताब की विषय वस्तु छात्रों को समझाने के लिहाज से काफी सरल है और ये अभी भी गहरी और व्यावहारिक है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी भी हैं। इस किताब में उन्होंने जीवन के कई उदाहरणों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के सपने को तो भूल जाओ, मैं कभी कक्षा का मॉनिटर भी नहीं रहा।
उनकी सकारात्मकता न सिर्फ किताब में बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी झलकती है। ऐसे व्यक्ति जिसे अरबों लोगों के बारे में सोचना है और उनका प्रतिनिधित्व वैश्विक मंच पर करना है, वो बच्चों को परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए भी समय निकालते हैं। क्या ये एक अच्छे नेता के गुण नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटानी समकक्ष का फेसबुक पोस्ट के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किताब में साझा किए गए मंत्र बौद्ध मतों से लिए गए हैं। Exam warriors is influenced by the teachings of Lord Buddha, particularly the importance of positivity, overcoming fear, and living in oneness, be it with present moment or with Mother Nature. रॉयल विश्वविद्यालय के छात्रों ने किताब के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की भी सराहना की। The book Exam Warriors became a friend not only to me but also to millions of youth, not only while taking exams but also in facing life. His speech was really motivating and encouraging to the students as well the audience here, because from his speech he talked about the strong bond between the India and Bhutan, and that is the main key to the success of the prosperity and success of the two countries. बहुत अच्छा लगा और फिर हम फोटो सेशन भी था, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के लिए सफलता का मंत्र काफी सरल है। उनका कहना है कि चुनौतियों से निपटने के लिए उन्नत समाधान खोजने चाहिए। पीएम का मानना है कि कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। इसके साथ ही हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और पूरी अभिलाषा के साथ बड़े हित में काम करना चाहिए। थिम्पू से विशाल बैरिस्टो के साथ सुधाकर दास और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपनी भूटान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्मारक चोटेन में श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो कि स्वर्गीय तृतीय द्रुक ग्याल्पो के सम्मान में बनाया गया है। इस मौके पर भूटान की विशिष्ट शैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान यात्रा के दूसरे दिन विपक्ष के नेता पेमा ग्यात्सो से रविवार को मुलाकात की। बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राष्ट्रीय स्मारक चोटेन में श्रद्धांजलि अर्पित की, जो कि स्वर्गीय तृतीय द्रुक ग्याल्पो के सम्मान में बनाया गया है, जो शांति, सौहार्द और सतत विकास के पैरोकार थे। पीएम मोदी ने पूरे बौद्ध रीति रिवाज से राष्ट्रीय स्मारक चोटेन में ध्यान लगाया। इस मौके पर भूटान के सांस्कृतिक विरासत का नजारा देखने लायक था। अपनी पारंपरिक पोशाकों में सजे धजे लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थिम्पू से विदाई के मौके पर भूटान के नरेश ने उन्हें दिन के भोजन पर आमंत्रित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भूटान की विशिष्ट शैली में आयोजित किए गए कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। नीरज सिंह के साथ सुधाकर दास और विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। भैया, क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी
तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। और कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 3 तलाक की समाप्ति विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में वहां पर शिरकत की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते 3 तलाक की कुप्रथा दशकों तक चलती रही है। ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। और इसी का कारण था कि ये कुप्रथा इतने सालों तक चली। ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, ये सामाजिक दूषण को, करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंचकुला के कालका संसदीय क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद का समर्थन बंद करने के बाद ही पाकिस्तान से बातचीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होती है तो ये अब पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए। किस बात पर बात होनी चाहिए? कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए? क्यों बात होनी चाहिए? बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद वो संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री और हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश बनाने के लिए राजनीति करती है। राजनाथ सिंह ने किसानों से जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की अपील की है। किसान होने के नाते ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आप जाइए। 2022 छोड़ दीजिए, 2022 आते आते केवल आपकी आमदनी 2 गुना नहीं होगी, बल्कि 2023-24 होते होते आपकी आमदनी जितनी आज है उसकी 2.5 गुना हो जाएगी। मैं यह दावे के साथ मैं कहता हूं। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में एक जनसभा को आज संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ है। 370 इतना ही अच्छा था तो आपने इसको परमानेंट क्यों नहीं कर दिया? आपके पास तो 400 से ज्यादा MP रहे एक समय में, आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि अंदर से आप भी जानते हैं कि धारा 370 देश के पक्ष का नहीं है, लेकिन वोट की राजनीति के कारण आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वोट आपके लिए देश से ऊपर है, यह बात कांग्रेस पार्टी को समझनी होगी। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस केवल वोटों की राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी जी ने 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, और जब हम बचपन से हम लोग सब कोई बोलते थे
एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। उसको मोदी जी ने साकार कर दिया। एक देश में एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये साबित करके दिखा दिया और ये मोदी जी ने करके दिखा दिया। कश्मीर घाटी में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों की आवाजाही पर पाबंदियों में शनिवार को ढील दी गई। शहर के कुछ इलाकों में लैंडलाइन सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू के 5 जिलों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के साथ ही कश्मीर घाटी में 35 थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने कार्यालयों में जाने देने के लिए पाबंदियों में ढील दी गई है। कश्मीर घाटी के 100 से अधिक टेलीफोन एक्सचेंज में से 17 एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं शनिवार को बहाल कर दी गईं। एक्सचेंज अधिकतर सिविल लाइंस क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, श्रीनगर जिले के हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र हैं। श्रीनगर में 190 विद्यालय सोमवार को खुल जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों के लोग प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरीके से सामान्य है। जम्मू कश्मीर के हालात में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है। जम्मू कश्मीर की ताज़ा स्थिति पर राज्य के प्रधान सचिव योजना रोहित कंसल ने एक प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास होगा लैंडलाइन संचार सेवा जल्द से जल्द पूरी तरीके से बहाल हो जाए। We will endeavor that landline communication is restored to its full functionality as quickly as possible, subject of course to the physical limitations that BSNL is facing and any technical constraints that it may face. राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि घाटी में 190 प्राथमिक विद्यालय जल्द ही दोबारा शुरू हो जाएंगे। We look forward with optimism and hope. We have a plan of reopening over 190 primary schools in Srinagar district alone. We hope to restore full functionality to government offices. And as the days progress, we will move forward on other areas such as starting developmental infrastructural works and other things. कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बागी तेवर अपना लिए हैं। रोहतक में अपने समर्थकों की रैली आयोजित कर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर हमला बोला। हुड्डा ने केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 पर निर्णय का समर्थन करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस रास्ता भटक गई है। उन्होंने कहा कि यह वह कांग्रेस नहीं है जो पहले थी। सरकार कोई ठीक काम करती है चाहे केंद्र की हो हरियाणा की, मैं उसको ठीक कहता हूं। अब 370 इन्होंने हटाई, बहुत सारे मेरे साथियों ने भी उसका विरोध किया और मेरी पार्टी भी कुछ भटक गई क्यों, पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। लेकिन जहां तक सवाल है देशभक्ति का और स्वाभिमान का, मैं किसी से समझौता नहीं करूंगा और इसी बात से 370 का मैंने समर्थन किया। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। नमस्कार बच्चन साहब, आइए आइए आइए। हम लोग डोनेशन लेने आए हैं पर्यावरण के लिए। डोनेशन? जरूर जरूर। कहाँ है डोनेशन बॉक्स? ये रहा, मिल गया मैं डोनेशन। ये छोटे छोटे काम, यही तो है बड़ा दान। स्विच ऑफ हुआ यहाँ, अरे लाइफ ऑन हुई वहाँ, यहाँ बंद हुआ नल, वहाँ बदला देखो कल, घर के कारपूल, हवा में घुली मुस्कान, प्लास्टिक छोड़ झोला लिया, बचाई जीवों की जान। कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम, कुछ हरे भरे। समझ गए? हाँ, समझ गया सर। अंदर नल ऑन है। चलिए, एक और जुड़ गया ग्रीन गुड डीड्स अभियान से। हम सबको भी हर दिन करनी है ग्रीन गुड डीड्स, यानी कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया।
लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। अरे सर गुरुजी नाम सर, एक तो सवाल था, ये आधार कार्ड हम गरीबन के लिए क्या करता है? आधार कार्ड सरकार गरीबों के लिए बहुत सारा पैसा भेजती है, लेकिन उस पैसे में से काफी सारा पैसा बीच में ही लीक हो जाता है, बिल्कुल इस पाइप की लीकेज की तरह। तो सर इसमें आधार कार्ड क्या करता है? पाइप में छेद करने वाले बेईमानों को पहचान लेता है और पैसा सीधे गरीबों के खाते में। ये तो फायदे की चीज है सर। तभी तो मैं कहता हूँ बेटा, आधार अपना लो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के राजभवन में जल भूषण भवन की आधारशिला रखी है। इस भवन का इतिहास 200 साल पुराना है। जल भवन 1885 से ब्रिटिश गवर्नर्स और आज़ादी के बाद से भारतीय राज्यपालों का आधिकारिक आवास रहा है। इससे पहले इस भवन में कई बार बदलाव कर पुराने भवन की मरम्मत का काम किया जा चुका है। इस बार इसके स्थान पर नई इमारत का काम शुरू किया जा रहा है, जिसमें भवन के ऐतिहासिक और पुरातत्व के लिहाज से अहम हिस्सों को संजोया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी वर्षा के चलते राज्य के सभी बांधों का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है, जिसके चलते सभी बांधों के गेट खोल दिए गए हैं, जिस कारण राज्य के निचले क्षेत्रों सहित पड़ोसी राज्य पंजाब में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राजधानी शिमला में आज सुबह एक पेड़ के एक घर पर गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। भारी वर्षा के कारण स्वार घाट के पास भूस्खलन और हरोड़ी के पास सड़क के ब्यास नदी में डूब जाने के कारण चंडीगढ़ मनाली मार्ग बंद है। कुल्लू और मनाली के बीच भी केवल लेफ्ट बैंक से ही यातायात चल रहा है। मंडी पठानकोट सड़क भी कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद है। भारी वर्षा और भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने मंडी और मनाली के बीच केवल दिन के समय ही ट्रैफिक चलाने का फैसला किया है। भारी बारिश के कारण सतलुज नदी में सिल्ट की मात्रा बढ़ जाने के कारण नाथपा, झाकड़ी, रामपुर, कड़छम, बांगतू और भाभा पन बिजली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन ठप हो गया है। हिमाचल में हो रही बहुत भारी बारिश के चलते चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर और ऊना सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण कालका शिमला रेलवे लाइन भी बाधित हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से अब तक 18 लोगों की मौत की खबर है। बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें हैं। लगातार बरसात के चलते आबादी वाले क्षेत्रों में पत्थर गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे मार्ग अवरुद्ध है। मनेरा बाईपास में पहाड़ी से पत्थर आने से रास्ता बंद हो गया है। उत्तरकाशी के मोरी तहसील में बादल फटने से कई घर उसकी चपेट में आ गए हैं। तो मौसम से जुड़ी इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीटी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।